तो गालिब जो, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जितनी भी आप पोइट्री इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं, जी गालिब ने लिखी थी या गुलजार साहब ने लिखी थी, वो उन्होंने नहीं लिखी थी। वो आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ताकि आप उनको लाइक कर सके, उनके पेज व्यूज़ बन सके, उनके मैसेज और फॉलो जा सकें, उनका चैनल सब्सक्राइब हो सके, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक और यही कहा, एक बार उधार ना देने के चक्कर में अंग्रेजी सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, तो उधार चुकाया नहीं था, केस हो गया, अरेस्ट कर लिया। तो वहाँ पे जो अंग्रेजी जनरल बैठा था, वो इंस्पेक्टर जो था, वो कहता है अच्छा जी अपना धर्म बताएं। तो गालिब कहते हैं कि जी मैं आधा मुसलमान हूँ, शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। एक कविता लिखने पर एक शायर को नेहरू के ज़माने में जेल मिली। जी हाँ, जी हाँ। पाकिस्तान में भी जैसे यही होता था कि जहाँ भी आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, वहाँ आपको जेल में बंद कर दिया जाता था। और बहुत बड़े बड़े शायर, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, वो उनको वहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि वो घुटने नहीं टेकना जानते। सर एक किस्सा, चूँकि अब साहिर की बात हो रही है, रिवॉल्यूशन का थोड़ा बताया, पद्मश्री की क्या बात थी? जी जिल्लत मुझे लगता है मजाक कर रहे थे। साहिर बहुत ही उनका सिगरेट पे और थोड़ा शराब पे जोर रहता था, और तो चाय पे बहुत खूब रहता था। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर। वाह। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा। ताल्लुक रिश्ता, ताल्लुक बोझ बन जाए उसका तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ एक देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम। कॉलेज में दिल टूटने के बाद याद कीजिए जब आपने पहली शायरी लिखी होगी, कोई पहला शेर जो इंस्टाग्राम पर या अपने दोस्त के इनबॉक्स में भेज दिया होगा, इस उम्मीद से कि वो बताएगा और आपके इमोशंस को आपके साथ बांटेगा। फिर आपको थोड़ा चस्का लगता है, आप YouTube पर जाते हैं, आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं। कुछ जो थोड़े से जुनूनी किस्म के होते हैं वो लाइब्रेरी और वाचनालयों तक चले जाते हैं ताकि कुछ किताबें मिल पाएँ और अपने इमोशंस को कुछ सुंदरता के साथ कह पाएँ। आज का किताब वाला आपके इन्हीं इमोशन से जुड़ा रहेगा। नमस्ते, दीपक नाम है मेरा, आप देख रहे हैं किताब वाला। और किताब वाला में आज बात होगी उर्दू शायरों की, और शायरी कैसे करें, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या होता है ये काफिया, रदीफ, मीटर, बहर, गज़ल, ये सब जो आपको ब्लाइंड इन्फॉर्मेशन से एकदम डरा के आतंकित रखा जाता है, इस सब को भी आज डिकोड करेंगे। आज मीर की बात होगी, आज मोमिन की बात होगी, आज साहिर और फैज़ की बात होगी। और सिर्फ बात इनके लिखे और बोले की नहीं होगी, इनके पीछे के इंसान को जानने की भी थोड़ी कोशिश करेंगे कि खुरचन सिर्फ भगोनी में लगे वो भी तो ठीक नहीं, कुछ खुरचनें आपके और मेरे थॉट्स पर भी लगनी चाहिए। इस किताब की बात होगी, किताब जिसका नाम है हमसफ़र, द वर्ल्ड ऑफ उर्दू पोएट्री। इसे लिखा है हितेश आदिल गुप्ता जी ने। फिंगरप्रिंट प्रेस से किताब आई है। इसमें आपको उर्दू के जो नियम हैं उसके बारे में बात है, और शायरों की भी किस्से और उनकी पोइट्री की। इस किताब को लिखा है हितेश गुप्ता आदिल जी ने। हितेश जी ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, क्रिएटिव राइटिंग की, दिल्ली से लेकर के ISB और फिर MIT तक का उनका वृहद कैरियर रहा है। आज हमारे साथ हैं इस बातचीत के लिए। थैंक यू हितेश जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बिल्कुल प्लेजर। सबसे पहले तो करीबन आपने इसमें 44 शायरों को लिया है, और उसमें से एक है मोर कूल स्टफ नाम से एक बड़ी हेडिंग है। तो बेसिकली ये किताब, इसमें अलग अलग शायरों की बातचीत है, मतलब शहरयार है इसमें, गालिब है इसमें, है ना, अहमद फराज साहब है इसमें, जॉन एलिया है इसमें, और पुराने में अगर हम देखें तो जानिसार अख्तर, साहिल लुधियानवी, मतलब फैज़ अहमद फैज़। आप बस नाम लीजिए और ऐसे सर्कल उठाइए, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू सी द नेम एंड आई हैव द कॉन्टेंट। तो वो बिल्कुल सारी बात इस किताब में है। फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग ने इसे छापा है। हितेश जी, सबसे पहले किताब का जन्म कैसे हुआ? दिल्ली के एक लड़के को पोएट्री में इतना इंटरेस्ट, मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली एक गढ़ रहा है, लेकिन आपकी जिस तरह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा, सब कुछ रहा, तो इंजीनियरिंग वाला प्यार था जो शायरी के लिए आया, कैसे उत्पन्न हुआ? जी नहीं, इंजीनियरिंग का प्यार नहीं था, ये प्यार बचपन से आया। मेरे जो दादाजी थे वो मैं पंजाबी हूँ और वो पंजाब के रहने वाले थे, और आज़ादी के बाद वो हिंदुस्तान आए। आज़ादी की जब पार्टीशन हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो वो पंजाब में रीजन में रहने आए, और 1960 के दशक में वो लगभग दिल्ली आए पंजाब से। तो एक बहुत ही आश्चर्य की बात ये थी मेरे लिए कि उस ज़माने में 1950-1960 के दशक में उर्दू जो भाषा है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। 1950 के दशक में? 1950 के दशक में, 1960 के दशक में भी कुछ जगहों पे, और 1940 में
उर्दू भाषा दिल्ली के स्कूलों, नॉर्थ इंडिया के स्कूलों में, उत्तर भारत के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी भाषा, क्योंकि वो एक हिंदुस्तान की भाषा थी। आपको ये जान के अगेन आश्चर्य होगा दोबारा कि मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी भाषा के बहुत बड़े लेखक रहे हैं, वो उन्होंने जब वो शुरुआत की अपनी किताबें लिखते थे वो उर्दू भाषा में लिखते थे, अपनी किताबें उर्दू लिपि में लिखते थे। दर्शकों के लिए बताऊं कि भागवत गीता भी उर्दू लिपि, अरबी लिपि में लिखी गई है। उर्दू की कोई लिपि नहीं है, उर्दू अरबी लिपि में भी लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। तो भगवत गीता भी अरबी लिपि में लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद जी भी अरबी लिपि में हिंदी लिखा करते थे। पर एक ज़माने के बाद क्या हुआ कि जो प्रेस थी, जो उर्दू लिपि, अरबी लिपि ज़्यादा छाप सके, वो धीरे धीरे कम होती चली गई हिंदुस्तान में। तो उन्होंने फिर देवनागरी में लिखना शुरू करा। तो मेरे दादाजी को उर्दू जो अरबी लिपि थी वो आती थी। तो एक बार उनके यहाँ अरबी लिपि का अखबार था, उर्दू का अखबार था। तो मेरे को उसको पढ़ के बड़ी मैं बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये क्या है? तो उन्होंने कहा है ये एक उर्दू भाषा है, हम घर में इसको बोलते हैं। और मैंने पूछा कि जी नहीं, हम तो पंजाबी हैं और हम तो स्कूल में हिंदी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, पर आप हिंदी में भी जो पढ़ते हो उसमें बहुत सारे शब्द जो हैं आपके उर्दू और हिंदी के काफ़ी कॉमन हैं, काफ़ी समांतर हैं। तो वहाँ से एक रुचि जागी। वहाँ से आगे थोड़ा और बड़े हुए तो मेरे परिवार में मेरे जो चाचा हैं, मेरे जो पिताजी थे, मेरी माताजी जो थी, उनको गज़लों का बहुत शौक़ था। अच्छा। तो हम छुट्टी का दिन है या रात को हम उस ज़माने में कैसेट्स आती थी, अब आईपॉड का ज़माना है, उस ज़माने में पैसे बड़े जोड़ के खर्च करके कैसेट लेके आया करते थे। तो 1980 के दशक से पंकज उदास जी, जगजीत सिंह जी, गुलाम अली, मेहंदी हसन, हिंदुस्तान में और बहुत उम्दा गायक रहे हैं जैसे कि तलत अज़ीज़, भूपेंद्र और मिताली जी। तो उनके जो संगीत है उनको सुन सुन के हम बड़े हुए। और अगर आप ध्यान दें, पुराने ज़माने का संगीत और जो आज का संगीत है उसमें बोलों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कैसे, थोड़ा स्पेसिफिक अगर हम हो? देखिए, अब जो आज का जो संगीत है, मैं सारे संगीत के लिए नहीं कहूँगा, आज भी बहुत उम्दा संगीत बनता है, बहुत अच्छा संगीत बनता है। पर आज के ज़माने में फिल्मी संगीत जो है वो जो सुनने वाले हैं वो ज़्यादातर फिल्मी संगीत ही सुनते हैं। नॉन फिल्मी संगीत अब इतना नहीं रहा जितना 1980 1990 के दशक में रहा करता था। और फिल्मी संगीत में भी ज़्यादा जो ध्यान है वो संगीत पे है, बोल पे कम। क्या इसका एक कारण ये है हितेश जी कि जैसे साहिर के चैप्टर में जब मैं इस किताब में पढ़ रहा था तो आता है कि चूँकि साहिर लिटरेरी बहुत लिखते थे और वो फिल्मों के लिए उन्होंने पर्याप्त खूब से लिखा है। एस.डी. बर्मन से तो लड़ाई इसी बात पर हुई थी प्यासा फिल्म के बाद कि मेरी जो लिखा है लिरिक्स को लोग ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं बजाय म्यूज़िक या बाकी चीज़ों को। तो क्या ये इसलिए है कि उनको उर्दू स्कॉलर जो है या जो एक मठाधीशी है वो हर हिंदी कविता में भी है और उर्दू में बाकी हर भाषा में अपनी अपनी या हर फील्ड में होती है एक मठाधीशी, तो क्या वो इसलिए क्योंकि उनको वैलिड रिकॉग्निशन नहीं मिलते हैं और पैसा भी ज़्यादा उसमें नहीं है, ना तो रीडर है ना पैसा है, तो इसलिए वो फिल्मी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? मेरा मानना ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे मानने में हाँ ठीक है, पैसा एक होता है आपके लिए बहुत बड़ा एक रीज़न कि आप उस तरफ जाइए। मेरा मानना ये है कि शायद हमारी जो नई जनरेशन है उसका टेस्ट जो है वो अब धीरे धीरे नॉन फिल्मी संगीत से हट गया है। हमारे यहाँ लोगों को हीरो को पर्दे पे देख के, उनको नाचता हुआ देख के उससे ज़्यादा आनंद आता है। हमें हीरो को नाचते हुए देख के अपने ज़माने में उतना आनंद नहीं आता था। हमें रेडियो पे सुन के एक गाने को, उसके बोल सुन के, उनको बोलों को महसूस करके, और जैसे कि मैंने कहा ऐसा नहीं है कि ऐसा संगीत अब नहीं बनता। संगीत अभी भी बहुत अच्छा बनता है, बोल बहुत अच्छे लिखे जाते हैं, पर वो ज़्यादातर अब सीमित जो है वो फिल्मों तक रह गया है। क्योंकि थोड़ा इसमें आप ये मान लीजिए कि बिज़नेस रिलेटेड भी है कि ज़्यादा प्राइवेट लेबल जो ये इस तरह की कैसेटें बनाएं, क्योंकि उनके लिए मार्केटिंग वगैरह के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, बजट नहीं होता। तो नॉन फिल्म का एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा बजट होता है, और अब जहाँ फिल्में 100 करोड़ भी अब आम बात है, वहाँ पे उसके म्यूज़िक को मार्केट करना बहुत ही सहज है। पर नॉन फिल्म का जो वो म्यूज़िक है
उसको मार्केट करने में बहुत मेहनत लगती है। थॉट्स की वैल्यू कम हुई है। थॉट की वैल्यू मैं बोलूँगा इतनी कम नहीं हुई, पर अब लोगों के पास ज़्यादा माध्यम नहीं है अपने अपनी शायरी को, अपने बोलों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब पहले फिल्में भी थी, नॉन फिल्मी म्यूजिक भी था, अब वो नॉन फिल्मी वाला म्यूजिक है वो पर इधर बहुत सोशल कम हो मीडिया गया से तो काफ़ी पॉपुलैरिटी उसने पाई है खूब पर्याप्त। जैसे जो मुशायरे के फंक्शन है वो ज़्यादा बड़े हैं मात्रा में, लोगों ने इंस्टाग्राम में रील पर, पहले तो उन्हें डिपेंड रहना पड़ता था कि भाई कोई सीनियर आदमी उनको अप्रूव दे। अब वो उनका जो आपका कंटेंट अगर पब्लिक को अच्छा लगेगा तो बिल्कुल उसको पसंद करेंगे, नहीं तो आपको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जी, वो बात ठीक है, पर सोशल मीडिया से पैसा कमाना, एक शायर जो है वो खुद सोशल मीडिया पे नहीं आता। देखिए, अच्छा, ये उसकी शायरी आती है। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि शाइनेस क्यों होती है। आप किसी भी कमाल के आदमी को देखेंगे ना, वो अपनी कला के प्रदर्शन, या मैं बहुत ठीक शब्द इस्तेमाल करूं, एडवर्टाइजमेंट में बहुत झिझकता है कि नहीं मैंने नहीं करा है, अरे नहीं वो तो कहीं आ गया है। अपनी कला पर मैं मानता हूँ कॉन्फिडेंस उनको पूरा है, आत्मविश्वास पूरा है, पर अपनी कला के प्रदर्शन में इतनी झिझक क्यों है? जी, झिझक कई लोगों का नज़रिया एक वो होता है कि उनको अपनी कला को प्रदर्शित करना, उनको ऐसा ना लगे कि जी मैं अपनी कला औरों पे थोप रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। पर मेरा मानना यह है कि कोई भी जो बहुत ही इंटेलिजेंट या क्रिएटिव किस्म का जो इंसान है, वो शायद अपने आप को सेल करना, एडवर्टाइज करना, वो भी एक अलग कला है। और वो कला भी बहुत आसानी से नहीं आती, शायद मुझ में भी वो कला नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को एडवर्टाइज करना, अपने आप के बारे में लोगों को बताना, ये भी अपने आप में कला। और बहुत से जो कलाकार हैं, जो लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उस कला में शायद उतने अच्छे नहीं हैं। झिझक मैं कहूँगा थोड़ी कम। मुझे लगता है कि उनको शायद एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। मैं अगले सवाल से उससे पहले, बिल्कुल ठीक बात है कि वो आत्ममुग्धता, आत्मश्लाघा है ना, और बिल्कुल वैसा ना लगे, उस तरह से ना भी जाए, लेकिन अपने काम पर, अपने काम से आपको पता है कि आप एक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और वो समाज में उसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो ठीक है, उसके लिए माध्यम अब जिस तरह से हैं कि आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो एक वो लेयर से थ्रू जाते थे, अब तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, तो उसका थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन ठीक बात है आपकी कि उसके बहुत सारे लेयर्स हो। अब जनता मुझे पकड़ के लेंटर खींचे, उससे पहले मैं आपसे शायरों के थोड़े किस्से, शायरों की थोड़ी बातें कर लेता हूँ। 43 शायरों को चुनने के पीछे क्या रीज़न रहे? आपने क्या बेंचमार्क, आपने कैसे सेट किया कि मुझे इन 43 को ही चुनना है, और आपने कैसे इसको फिल्टर किया लिस्ट को? देखिए, हाँ जी, तो इसमें मैंने करीब 300-400 से ज़्यादा शायरों की कविताएं पढ़ी हैं जीवन में। लगभग 5 से 7 हज़ार अलग कविताएं पढ़ी हैं। टॉप 5 फेवरेट्स कविताएं? कवि जी मेरे, मैं बोलूँ तो शुरुआत करते हैं मीर से। गालिब का नाम नहीं लूँगा, लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि गालिब का नाम नहीं लूँगा। अब मुझे गालिब मेरे टॉप 5 में नहीं है। हाँ। गालिब मेरे टॉप 5 में नहीं है। दूसरे मेरे जो पसंदीदा हैं वो है साहिर लुधियानवी, साहिर साहब, ठीक है, +1 ठीक है। तीसरे मेरे जो फेवरेट हैं वो हैं जॉन एलिया साहब। चौथे मेरी एक फीमेल कवि रही हैं परवीन शाकिर, वो मेरी पसंदीदा हैं। पांचवे एक जो मेरे पसंदीदा सबसे मॉडर्न जो शायर हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, ज़ीशन साहिल जी। ये मेरे सबसे, इनके बारे में थोड़ा बताइएगा जी, शायरी साहब के बारे में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी पीढ़ी जो जेनजी है, जो 2000 के बाद आई, और उसके बाद या जो पुराने लोग में से भी जिसमें सुना है, थोड़ी कम जानकारी इनके बारे में रहती है, तो इनके बारे में। जी, ज़ीशन साहिल का जन्म पाकिस्तान में हुआ, पर वो पैदाइशी के बाद उनकी पैदाइश के बाद उनको पोलियो और कुछ बीमारियां हुई, जिनकी वजह से वो अपाहिज रहे, और उन्होंने अपना पूरा जो ज़्यादातर काफ़ी हद तक जवानी के बाद जो अपना जीवन काल है वो उन्होंने व्हीलचेयर पे ही बिताया। अच्छा। पर और उस बीमारी के चलते अब एक बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत भी हो गया। पर ज़ीशन साहिल साहब
कि वो एक मेरा मानना यह है वो एक पिंजरे में कैद शेर की तरह थे, और उनका अगर आप काव्य पढ़ें तो वो एक व्हीलचेयर में बंधा इंसान कैसे अपने आसपास के समाज को देखता है, कैसे उसके दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही है, जिस तरीके से वो उन चीज़ों को कागज़ पे उतारते थे वो बहुत ही सराहनीय है। उनका सोचने का तरीका, उनका लिखने का तरीका बाकी सब शायरों से बहुत ही अलग है। तो इस वजह से मेरे सबसे पसंदीदा एक उनमें बोलूँगा कि 5वें नंबर पे ज़ीशन साहिल साहब है। मैं आपसे थोड़ा सा अपनी गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर मैं चाहूँगा कि आपकी ऑथर्स चॉइस में मोहब्बत में देर हो सकती है नज़्म अगर आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़ सकें। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये नज़्म है, ये ज़ीशन साहिल साहब की ही है जिनकी मैंने अभी बात करी। इसमें आप देखेंगे नज़्म में राइमिंग नहीं होती, इनमें कोई काफ़िया नहीं होता। थोड़ा बताइएगा इसको इस पढ़ने के बाद कि नज़्म, गज़ल, शेर, शायरी सब क्या है। ये जानते बहुत हैं पर ये ब्लाइंड और हाथी वाली बात है कि किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कहा हाथी पूंछ होता है, किसी ने कहा साहब सूंड जैसा हाथी होता है। पता सबको है, डिस्कवर भी सब कर लेंगे, लेकिन इंट्यूजन के आधार पर। इसके लिए साइंटिफिक स्टडी मतलब उनके पास उस तरह से। जी बिल्कुल आऊँगा उस चीज़ पे, पर ये आप सुने बहुत बड़ी नज़्म नहीं है। शुरुआत करता हूँ। इसका नाम है मोहब्बत में देर हो सकती है। जब तुम मुझे सुनो ये कहते हुए, एक खूबसूरत लड़की पे मरना कितना आसान है, और उसी के लिए मर जाना मैं पसंद भी करता हूँ। और इसके बाद तुम मुझे देखो कई बरस तक, अपने टूटे हुए दिल को जोड़ते, गिरे हुए सितारों को दोबारा आसमां में टांगते, मिट्टी में मिले हुए फूलों को फिर से खिलाने की कोशिश करते। एक खूबसूरत लड़की के लिए मोहब्बत में देर हो भी सकती है। मोहब्बत में देर हो भी सकती है। यहीं पर आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, या इस वीडियो को पूरा होने के बाद मुनीर नियाज़ी की आवाज़ में हमेशा देर कर देता हूँ मैं ज़रूर सुनने जाइएगा। मैं सवाल पर लौटता हूँ। ज़ीशन साहिल साहब की ये नज़्म थी। उस वाले सवाल पर ही कि आपका उर्दू पोइट्री में जैसे आपने इन सबको पढ़ा है, और उस वाले सवाल में तो ये 43 तक आप कैसे रहे। देखिए मैं सवाल नहीं बोला हूँ अपना पहला। आप में से कई लोग मुझे इस बात के लिए शायद कमेंट बॉक्स में बाद में टोकें कि मैं एक सवाल पूरा होने के बीच में ही एक दूसरा सवाल रख रहा हूँ और फिर उसके जवाब पर जा रहा हूँ। दरअसल बातचीत को नदी की तरह ही होना चाहिए। आप उसे समुद्र या झील की तरह बांध कर रखें कि एक फ़लाने तरीके के सेट फॉर्मेट में आप बोर्ड एग्ज़ाम लिखने नहीं जा रहे हैं। तो जैसा जी आए, जैसा फ्लो में चला जाए, बातचीत वैसी ही जा रही है। हाँ, कोई भी सवाल इनकम्प्लीट नहीं होगा वीडियो एंड होने तक, इसका आपको पिंकी प्रॉमिस है। ठीक है जी। तो दीपक जी, जैसे कि मैंने बताया, मैंने बहुत सारी कविताएं पढ़ी, बहुत सारी शायरी पढ़ी, बहुत सारे लेखकों के बारे में पढ़ा, शायरों के बारे में पढ़ा। इसमें से बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए कि जी अगर सबको शायरों में डालूं तो शायद वो 1000 पन्ने की किताब बन जाएगी। तो उसको कैसे सीमित किया जाए इसके अंदर। पर इसमें सबसे मेरा जो पहला मैं बोलूँगा रूल था, वो ये था कि ये किताब मैं इश्क पे लिखना चाहता था, मैं मोहब्बत पे लिखना चाहता था ये किताब। जो उर्दू आपकी जो शायरी है वो भगवान के लिए भी करी गई है, वो इश्क के लिए भी करी गई है, वो व्यंग के लिए भी करी गई है, वो आज़ादी की लड़ाई के लिए भी करी गई है। बट मेरी जो तमन्ना थी कि एक किताब हम इश्क पे लिखें। इश्क जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि इश्क अगर 3 तरीके का होता है। एक होता है इश्क मजाजी। इश्क मजाजी होता है एक भगवान के बनाए हुए इंसान से इश्क। दूसरा होता है इश्क हकीकी। हकीकत शब्द से आया है, सच से। इश्क हकीकी जो होता है वो भगवान से होता है, क्योंकि भगवान ही एक सच है। या फिर आपको अपने आप से भी हो सकता है, वो भगवान आपके अंदर भी हैं, आप अपने आप से इश्क कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से इश्क कर सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण से इश्क कर सकते हैं। आप प्रेम करने की फीलिंग से भी प्रेम कर सकते हैं, दैट वे। और एक रसूल होता है जो कि पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर के लिए होता है। तो वो इस किताब में नहीं है, पर इश्क सामने वाले से, एक इंसान से,
और इश्क आपका खुद से। तो मैंने उन्हीं शायरों को पहले चुना जिनकी शायरी इसमें सबसे ऊपर थी। जो शायरी व्यंग की शायरी थी, ऐसे बहुत बहुत उम्दा शायर भी रहे हैं जो बहुत ही अच्छी शायरी करते थे पर व्यंग की शायरी करते थे, या आज़ादी की शायरी करते थे, या रेवोल्यूशनरी शायरी करते थे बहुत ज़्यादा, उनको इसमें नहीं रखा है। दूसरा जो मेरा एक रूल था कि ये पुस्तक जो है, ये जो किताब है, ये एक आम इंसान भी इसको पढ़ सके। अगर आप थोड़ी पुरानी उर्दू भाषा को पढ़ें, वो थोड़ी पढ़ने में थोड़ी सी, उसमें जो शब्द यूज़ होते हैं, अगर फ़ारसी के शब्द ज़्यादा यूज़ करे जाएं तो वो पढ़ने में थोड़ी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हालांकि इसमें हर कविता का इसके अंदर तर्जुमा जो है, ट्रांसलेशन जो है, बहुत ही तफसील से विवरण भी दिया गया है। पर फिर भी जब आप एक कविता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर वो आपको समझ ना आए और बार बार उसका आप ट्रांसलेशन देख रहे हैं, तो वो उसमें वो मज़ा नहीं रहता। तो मेरा इसमें सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि मैं वही कविताएं चुनूं और वही कवि चुनूं जो बहुत ही सहज भाषा में लिखते हैं, जो एक आम इंसान के समझ में आराम से आ जाए। ये किताब किसी लिटरेचर के या साहित्य के लोगों के लिए नहीं है, ये किताब एक आम आदमी के लिए है जो शायद थका हारा ऑफिस से जब शाम के 7-8 बजे जब आता है और उसको थोड़ा वक्त मिले, या रविवार के दिन वक्त मिले, वो इस किताब को कहीं भी बीच से खोल के इसको पढ़ सके। इस किताब का उद्देश्य ये था। तीसरा, अगर आप किसी भी एक शायर का पूरा काव्य उठा लें, जिनको उर्दू में कुलियत भी कहा जाता है, अगर आप पूरी उनकी कुलियत उठा लें, उनके पूरे दीवान उठा लें। ये कुलियत और दीवान में अंतर क्या होता है सर? जी, दीवान होता है आपका एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री। तो जब एक शायर हैं, शायर साहब जब 50-100 उनके कविताएं हो जाती हैं, तो उनको वो एक किताब की शक्ल दे देते हैं और उसको किताब का नाम हो जाता है दीवान। ठीक है। पर शायर अपने जीवन में बहुत किताबें लिखता है। तो अगर उसने 5 किताबें लिखी हैं, तो उन 5 को आप मिला दें, उसकी जीवन भर की शायरी वो हो जाती है कुलियत। अच्छा, मतलब समग्र जो आता है, जैसे हमारे हिंदी में, तो ऐसे उसको बोलेंगे हम लोग कुलियत। जीवन भर की शायरी को कुलियत बोला जाता है। दीवान एक छोटा उसका कलेक्शन है, एक किताब है, वो कई किताबें लिख सकता है। और बहुत सारे दीवानों को मिलके कुलियत बनेगा। इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? हाँ जी, बढ़िया, परफेक्ट, आगे बढ़ेंगे। तो उनका अगर आप एक शायर के आप पूरा दीवान या कुलियत या उनकी वो चीज़ें पढ़ें, तो आपको आप एक किताब सिर्फ गालिब पे लिख सकते हैं, एक किताब आप मीर पे लिख सकते हैं, एक किताब आप फिराक पे लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें से भी वही चुनिंदा ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो कि मुझे इसमें मैं चाहते हुए भी इस किताब के अंदर शरीक नहीं कर सका। जैसे कि फिराक साहब की एक किताब है, आई थिंक मेरे ख्याल से कोठा, नज़ीर अकबर आबादी साहब, जिनको फादर ऑफ नज़्म कहा जाता है, वो बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छी उनकी कविताएं हैं दिवाली पे, होली पे। उनकी कविताएं हैं आम आदमी जो कि ज़िंदगी से जूझ रहा है, उनकी 2 कविताएं हैं, बंजारा नामा और आदमी नामा। वही कविताएं मैं चाहता था कि अपने पाठक जो हैं उन तक मैं पहुंचाऊं, पर वो पढ़ने में सहज नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कविताएं जो हैं वो 18वीं शताब्दी में लिखी गई थी, तो वो उस समय भाषा जो थी वो बहुत अलग थी। तो उन कविताओं को मैं नहीं रख पाया हूँ इसमें। पर और बहुत ही जो छोटे शायर थे, जो शायर जिन्होंने शायद 50 या 60 कविताओं से ज़्यादा अपने जीवन काल में नहीं लिखी, उनको मैंने इनमें नहीं शामिल किया है। जिन भी आपके जितने भी कवि हैं, शायर हैं, जिन्होंने 100 से ऊपर कविताएं लिखी हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया है। तो मैं बोलूँगा थोड़े बड़े कवि, पढ़ने में आसान, एक आम आदमी जिसको लगभग 100 का काम हो, और जो इश्क की जो शायरी के लिए मशहूर। आप इश्क की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ। जैसे मेरे फेवरेट हैं साहिर, बहुत प्रेम करता हूँ उनसे, और फैज़ की रकीब से तो मैं आपको बता ही रहा था।
तो साहिर और फैज़ की जब वो उनका लिखा पढ़ते हैं तो उसमें प्रेम तो है लेकिन उसमें क्रांति भी है। मसलन रकीब से के जो बाद का हिस्सा है ना, कि हमने उड़ते हुए अकाब देखे हैं जो निवाले ले जाते हैं, है ना, लहू बहता है मजदूरों को, उस पर, या जो प्यासा का जब लिख रहे हैं पूरा गाने और लिरिक्स पूरी लिखी साहिर साहब ने, लौटा दो ये दुनिया बाकी कुछ, तो उसमें भी रिवॉल्यूशन है। तो लव और रिवॉल्यूशन कम से कम साहिर और फैज़ के पास कैसा है? इनके किस्से, इनकी बॉडी ऑफ वर्क, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को देखिए, फैज़ और साहिर जो हैं वो उस ज़माने में पैदा हुए, वो क्रांति के वक्त पैदा हुए। थोड़ा सा आपको जो क्रांति के आपको शायरी मिलेगी वो आपको मैं बोलूँगा आपको 18वीं शताब्दी में भी मिलेगी। थोड़ी सी आपको बहुत ही मैं बोलूँगा कम मात्रा में आपको शायद गालिब के अंदर भी क्रांति की शायरी थोड़ी सी मिलेगी, पर वो बहुत कम है। बहादुर शाह जफ़र की शायरी में भी मिलेगी, क्योंकि ये सब अंग्रेज़ों के सताए हुए थे। 1857 का जो गदर हुआ था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में जब मंगल पांडे जी और वहाँ पे अपराइजिंग हुई थी उनकी, उस वक्त पे जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने बहुत ही बर्बरता से बहुत ही जुल्म ढाए थे, ना सिर्फ हिंदुओं पे पर हिंदुस्तान की पूरी आवाम पे, पूरे समाजों पे। दिल्ली को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तहस नहस कर दिया था। दिल्ली जैसे शहर को, लखनऊ छावनी में भी हादसे हुए, बहुत जगहों पे, कलकत्ता में भी हुए। वहाँ से ये शुरुआत हुई कि एक आपका जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य है, उसके अगेंस्ट पहली बार शुरुआत ये हुई कि उसके शायरों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी कविताएं के थ्रू के ज़रिए उन्होंने ये आवाज़ जो एक आम इंसान है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करी। और यही जानना बहुत ज़रूरी है कि उस ज़माने में आपके टीवी रेडियो तो हुआ नहीं करते थे, तो जो आम इंसान के लिए जो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी था वो ये शायरों की शायरी सुनना था। और उस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि उर्दू और हिंदी भाषा कैसे प्रचलित हुई इस ज़माने में, पर एक बहुत बड़ा ज़रिया था लोगों के, तो लोगों तक वो बात जो भी शायर कहता था वो लोगों तक पहुंचती थी। शुरुआत वहाँ से हुई। अब हम फैज़ और साहिर पे जब आते हैं तो ये हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले से काफ़ी ज़्यादा उर्दू भाषा, हिंदी भाषा का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पोइट्री जारी थी। और साहिर और फैज़ ने बचपन में वो चीज़ें देखी। उन्होंने देखा कि आसपास के, उनकी उम्र उस समय में कम थी, पर आसपास के जो हमारे क्रांतिकारी हैं और शायर भी हैं, वो कैसे क्रांतिकारी भी शायर था और शायर भी क्रांतिकारी बना, ठीक है। और वो दोनों कैसे मिलके उन्होंने कैसे शायरी को एक हथियार बनाया। तो शुरुआत इनकी वहाँ से हुई। बट उसके बाद जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद फैज़ तो पाकिस्तान की तरफ रहे, साहिर हिंदुस्तान की तरफ रहे, और गए भी थे पाकिस्तान के, फिर वापस चले आए। तो दोनों ही देशों में आज़ादी के बाद दोनों देशों को बहुत मुश्किलात रही। हालांकि कुछ सामान्य भी थी क्योंकि दोनों देश नए थे, और पर कुछ अलग भी थी। पाकिस्तान में मुश्किलात ये रही कि पाकिस्तान में, जो आज तक भी थोड़ा कायम है शायद, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बोलूँगा नहीं, वहाँ पे मिलिट्री का जो है बहुत ही दबदबा ज़्यादा रहा। तो वहाँ पे और कई ऐसे पाकिस्तानी शायर हैं जिन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ और उनकी गलत नीतियों के साथ, बहुत ज़्यादा, इशरत आफरीन जी हैं जो पाकिस्तान से छोड़कर हिंदुस्तान, दिल्ली में उन्होंने पढ़ाया, अब अमेरिका में वो है। वो लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ बहुत बार सदियों तक आवाज़ उठाई और फैज़ उनमें से एक थे। ठीक सर। तो पाकिस्तान और जो आपकी मिलिट्री है और जो वहाँ की सरकार की जो बर्बरता है और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनसे वो राब्ता नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए आवाज़ उठाई। साहिर एक जुड़े बहुत मैं बोलूँगा, हिंदुस्तान में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसका नाम था प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। साहिर उसके बहुत अहम नहीं थे,
पर बहुत सारे अदर्स अलग लोग जैसे मजरू सुल्तानपुरी जी, अली सरदार जाफरी जी हिंदुस्तान के शायर थे, मजाज लखनवी जी, ये लोग प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का हिस्सा थे। और प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट ये थी कि आज़ादी के बाद भी इन शायरों ने देखा कि हमारे समाज में अभी भी छूअछूत, आपका अलग अलग कास्ट धर्मों का में लोग बटे हुए हैं। करप्शन जो है आनी तब तक शुरू हो चुकी थी सरकार के अंदर। तो उनको ये जो आप बोलेंगे पॉलिटिकल और सोशल जो इनजस्टिस चला उस ज़माने में, उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई। मजरू सुल्तानपुरी जी जैसे एक शायर थे, वो जब हिंदुस्तान कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। ये थोड़ा बताइए सर, इसका पूरा किस्सा बताइए। जी मजरू सुल्तानपुरी जी बहुत बड़े हिंदी फिल्मों के गीतकार रहे हैं, बहुत बड़े हिंदी फिल्मों के गीतकार रहे हैं। साहिर के बाद में अगर मैं बोलूँगा, और गुलजार जी से और जावेद अख्तर जी से पहले मजरू सुल्तानपुरी ही थे। कोई फेमस गाना? उनके बहुत फेमस गाने होंगे मुझे, जैसे खामोशी पिक्चर शायद उनकी आखिरी थी। अच्छा, उनकी डेथ से पहले, पर बहुत फेमस उन्होंने गाने लिखे हैं। तो हिंदुस्तान जब कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ तो ये नेहरू जी के अंडर था, तो मजरू सुल्तानपुरी जी ने उस पर आवाज़ उठाई। और उसके अगर मैं आपको आप मुझे 250 पन्ना जी 250। तो ये मजरू सुल्तानपुरी जी ने उस ज़माने में नेहरू जी के ख़िलाफ़ लिखा कि मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी का केचुल पहन के, केचुल होता है सांप का जो ऊपर की स्किन होती है, त्वचा जो होती है, जो वो छोड़ देता है, तो उतार देता है। खादी की केचुल पहनकर ये केचुल लहराने ना पाए, अमन का झंडा इस धरती पे किसी ने कहा लहराने ना पाए, ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार ले साथी जाने ना पाए। तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि नेहरू को रोकें, ये नहीं होना चाहिए। नेहरू को हिटलर से कंपेयर किया इन्होंने। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार ले साथी जाने ना पाए। और ये इसमें आई थिंक 1950 के आसपास उन्होंने ये कविता लिखी आज़ादी के बाद, और इनके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा क्योंकि माफ़ी नहीं मांगी थी। इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। नेहरू, उन्होंने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप माफ़ी मांगे नेहरू से, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। एक कविता लिखने पर एक शायर को नेहरू के ज़माने में जेल मिली। जी हाँ, ये है बात। और ये पाकिस्तान में भी जैसे यही होता था कि जहाँ भी आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई वहाँ आपको जेल में बंद कर दिया जाता था। और बहुत बड़े बड़े शायर, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, वो उनको वहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि वो घुटने नहीं टेकना जानते थे। सर एक किस्सा, चूँकि अब साहिर की बात हो रही थी, रिवॉल्यूशन का थोड़ा बताया, पद्मश्री की क्या बात थी? साहिर को पद्मश्री मिला और उसके बाद जिल्लत में क्यों थे साहिर? जी जिल्लत, मुझे लगता है मजाक कर रहे थे। साहिर बहुत ही, उनका सिगरेट पे और थोड़ा शराब पे जोर रहता था, और तो चाय पे बहुत खूब रहता था। तो जो लोग नहीं जानते उनको बताएं कि जो हमारे हिंदी फिल्मों के अभी बहुत बड़े जो लिरिसिस्ट रहे हैं, गीतकार रहे हैं, जावेद अख्तर जी, उनके पिताजी और उनके दादाजी बहुत बड़े शायर थे और बहुत ही उम्दा शायर थे। जावेद अख्तर जी के जो पिताजी थे जान निसार अख्तर, वो भी हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिखा करते थे। अच्छा। तो और मुंबई में साहिर और जान निसार अख्तर साहब की आपस में बहुत गहरी दोस्ती हुई। तो जब साहिर लुधियानवी जी को पद्मश्री मिला तो और जान निसार अख्तर जी को नहीं मिला था, तो मजाक में उनसे कहते कि यार जान निसार, तुम भी एक पद्मश्री अब अपना करवा ही लो, अपना ले ही लो। तो जान निसार जी ने पूछा, जी साहिर क्यों, क्या हुआ ऐसे? तो व्यंग करके कहते हैं, यार ये जिल्लत अब हमसे अकेले बर्दाश्त नहीं होती। तो इसमें शायद कहीं छुपा हुआ एक आप, मैं बोलूँगा कि वो कहना ये भी चाहते थे कि, और शायद हर कवि के लिए हो, कि जो आपके अवार्ड हैं और वो हैं, बोझ शायद ना सही,
एक जो क्रिएटिव इंसान के लिए शायद अवार्ड वगैरह सेकेंडरी हैं, इतना मायने नहीं रखते। तो व्यंग कसरत तो शायद मेरे लिए ज़िल्लत है। तो कसरत है कि उनको शायद किसी भी अवार्ड के वो उनको ज़रूरत नहीं है, उनको मोहताज नहीं हो किसी भी अवार्ड के। और अब अगर उनका आप काम देखें, जिन्होंने पढ़ी हो शायरी, साहिर लुधियानवी जी की, किसी अवार्ड के मोहताज नहीं थे। एक अगर आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़ सकें, आपकी अपनी फेवरेट भी है, और इसका पूरा किस्सा भी बताइएगा। ये है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। खूबसूरत मोड़। हाँ, खूबसूरत मोड़ की बात करते हैं। क्या तो ये खूबसूरत मोड़, जिन लोगों ने ये नज़म है, जिन लोगों ने नज़म अगेन ये ना सुनी हो, वो एक गुमराह पिक्चर में मेरे ख्याल से सुनील दत्त साहब थे, उन्होंने उसमें गाई है। पर गुमराह पिक्चर में 1963 की ये पिक्चर रही है, उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये गाना बनाया गया इसके ऊपर। साहिर जी एक लड़की से प्यार करते थे, और उनका इश्क काफ़ी उनके लिए बहुत ही ज़ोरदार था, पर किसी और रीज़न की वजह से वो दोनों लोग मिल ना पाए। तो एक बार साहिर अपने शायद गांव वगैरह या अपने मोहल्ले में वापस आए थे। मुंबई में वो काफ़ी बड़ी हस्ती बन चुके थे। तो वहाँ पे लोगों ने कहा साहिर से कि जी हम आपके लिए महफिल रखते हैं, आप इतने बड़े शायर हैं, तो आके आप कुछ अपना सुनाइए। वहाँ पे वो मोहतरमा जो थी वो वहाँ पे थी उस ज़माने में, और उनकी शायद किसी और से शादी हो चुकी थी, ऐसा कहा जाता है। तो साहिर ने उस वक्त पे ये नज़म जो है ये वहाँ के लोगों को सुनाई, पर कहा जाता है कि ये उन मोहतरमा के लिए ये गज़ल कही गई थी। तो इसको अगर मैं आपको सुनाऊं तो वो ना कि मैं तो गज़ल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। हाँ जी, तो साहिर कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ना तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज भरी नज़रों से, ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, ना जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नज़रों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती होगी पेशकदमी से, पेशकदमी होता है आगे बढ़ने से, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमरा भी रुसवाइयाँ हैं माजी की, माजी होता है आपका बीता हुआ कल, मेरे हमरा भी हैं मेरे हमरा भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। और ये आखिरी के जो कुछ पंक्तियां हैं बहुत ही ज़ोरदार हैं। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, वाह। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, ताल्लुक रिश्ता, ताल्लुक बोझ बन जाए उसका तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ एक देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। कितनी खनक है कि जिस व्यक्ति में आप अपने आप को महव कर रहे हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसे ही एक बहुत रील की भाषा में कहूँ तो पहले किसी को मांगने के लिए आप सब कुछ भुलाते हैं, फिर उसे भुलाने के लिए आप सब कुछ मांगने की दुआ रखते हैं कि वो मिले। मैं थोड़ी सी जर्नी ये करना चाहता हूँ। जॉन के पास जाऊँगा। 2017-18 का अगर दौर सोशल मीडिया वाले मेरे दोस्तों को याद हो तो हर रील, हर फेसबुक पोस्ट, हर ट्विटर फीड पर जॉन थे। वही जॉन जो ये लिख गए कि मैं एक फेलियर बनने के लिए पैदा हुआ था, अपनी किताब के जो टिप्पणी जाती है प्राकथन जिसे हम हिंदी बोलते हैं उसमें। क्या है जॉन की जर्नी? जॉन की बात करें तो जॉन तो जिन लोगों को नहीं जानते हैं तो शायद वो उनकी तस्वीर जाके इंटरनेट पे एक बार देखे। जॉन एलिया साहब पूरा नाम है उनका, तो उनके तो लंबे बाल देख के ही लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। पर जॉन एक रेडिकल थे। वो शायद कहना होगा कि एक्सट्रीमिस्ट, एकदम एक्सट्रीमिस्ट शायद एक वक्त नहीं होगा, सबसे अलग। वो उनका मानना ये था कि ज़िंदगी
मुझे औरों के शर्तों पे नहीं जीनी, मेरे खुद के सिद्धांत होंगे, मैं अपनी लाइफ की जर्नी खुद डिसाइड करूँगा। और मुझे आसपास के लोग बताएं कि जी ये सही है और ये गलत है, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। दवा दो, दुआ दो, मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। तो जॉन जो थे वो, उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही, और उनके जो भाई भी थे वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्कॉलर किस्म के लोग थे। जॉन अपने आप में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग रखते थे, क्योंकि परिवार ऐसा था, वो फ़िलॉसफी की चीज़ें भी उनको काफ़ी डिटेल में आती थी, उनको कई भाषाएं आती थी, उनको फ़ारसी, उर्दू, संस्कृत के वो माहिर थे, तो उनको बहुत भाषाओं में उनका रुचि थी, उन्होंने पढ़ी, उनको आती थी वो भाषाएं। उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, पर आज़ादी के बाद, मेरा कुछ मानना है कुछ साल बाद, वो पाकिस्तान में कराची में वो चले गए, शिफ्ट हो गए। जॉन ने अपनी 8 साल के जब वो थे तो उनकी उम्र से उन्होंने लिखना शुरुआत करी। अच्छा। पर वो जैसे जैसे वो अपना टीनेज जो होती है लाइफ, उसमें तरफ बढ़े, वहाँ से उनका जो ये सोचना कि मेरे पिताजी जो कहा करते हैं, उन्होंने अपनी एक कविता, अपनी एक पुस्तक में ये बताया है कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं हमेशा एक पढ़ लिख के बहुत ही सभ्य किस्म का एक इंसान बनूं, और जीवन को वो उनको मुझे उसूल देते थे और ऐसे जिया जाता है। पर जॉन का मानना ये था कि जो उसूल हैं और ये ज्ञान जो है, बहुत ज़्यादा उसके परिवार वाले ज्ञानी थे, जॉन आप में भी ज्ञानी थे, पर ज्ञान और उसूल ज़िंदगी में काम नहीं आता। रोज़ जो आप जब आप संसार में बाहर निकलते हैं, ज्ञान और उसूल कहने में बहुत अच्छे हैं, पर वो ज़िंदगी में आम काम नहीं आते। तो जॉन का मानना ये था, जी मैं ज़िंदगी जीऊँगा, ज्ञान और उसूल अपनी जगह हैं, पर मेरा ध्यान है वो ज़िंदगी जीने में है, जैसी मैं जीना चाहता हूँ और जैसे मेरे आसपास की है। अगर आपके आप जहाँ से देख रहे हैं वो गलत है तो गलत ही सही। तो जॉन का ये मानना था। और अगर आप उनकी शायरी पढ़ें, इस किताब में भी उनकी शायरी है, आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने इश्क की बहुत शायरी करी, उन्होंने दर्द की बहुत शायरी करी। मेरा मानना यह है कि दर्द को शायद जॉन जितनी अच्छी तरह बता पाएँ शायद ही कोई बता पाए। तो दर्द को जिस तरह उन्होंने बयान किया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जॉन का ये भी मानना था, हमने अभी थोड़े दिन पहले शो पे बात करी, कि जो शायर है वो शायद एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहता और चाहता भी नहीं है। जॉन भी कुछ इस तरीके के थे, जब तक वो लगभग 40-50 साल की उम्र के थे, उन्होंने अपनी शायरी जो है कभी छपवाई ही नहीं। जॉन की ज़्यादा शायरी जो है वो 50 साल के बाद जब वो हो गए तो वो बाहर लोगों को आके पास आई। और जैसे जैसे अब संसार में वो और फैल रही है, उतनी और प्रचलित हो रही है। तो जॉन एलिया साहब की इंतकाल और मृत्यु काफ़ी बहुत कम उम्र में तो नहीं, जब रिलेटिवली जल्दी हो गई थी। और यही बोलूँगा जॉन साहब के बारे में। दर्द की पूरी जर्नी, जॉन साहब की जर्नी, उनको दर्द ऐसा नहीं था। जैसे देखिए, अगर हम बात करें पुराने शायर, जैसे कि गालिब जी की बात करें, अगर हम मीर तकी मीर जी की बात करें, इनकी ज़िंदगी में दर्द था। इन लोगों ने जितना दर्द देखा है, शायद आप और मैं हम सोच भी ना पाए जितना दर्द इन लोगों ने झेला है। तो जॉन की लाइफ कुछ ऐसी दर्दनाक नहीं थी, बहुत कष्ट नहीं झेले उन्होंने, पर जो दर्द को पहचानना और दर्द को सोचने में उनका हुनर था। वो खुद को कुरेदते बहुत थे, खून थूकने वाला शायर, खुद के प्रति बहुत ज्यादती से और खुद के प्रति बहुत हार्ड थे। मतलब जितना उनको पढ़ने, उनकी लेखनी समझ में आता है कि तुम इसका इल्ज़ाम अपने ऊपर मत धरना, ये मैं कर रहा हूँ। जो उनकी जो पोइट्री में, उसके बोल याद नहीं इसलिए ठीक नहीं बोल रहा हूँ, वैसे ही
अपने आप को फारिहा वाला जो उनका है, हाँ, फारिहा निगारीना जी, फारिहा निगारीना। तो जी जॉन जो है, पर वो हर शायर करता है, मतलब अपने ऊपर देश देने के लिए आप गालिब तक से भी जाएं, 300-400 साल पहले जाएं तो वहाँ पे भी वो है। मेरा मानना इन था, पर दर्द का विवरण और दर्द की पहचान, इंसानी दर्द की पहचान मुझे लगता नहीं जॉन एलिया साहब से बेहतर किसी ने करी हो। अच्छा, अब कुछ पुराने शायरों पर मैं चलना चाहूँगा। मिर्ज़ा सौदा की अब इसमें किताब में बात है ना। इसके बाद में मीर तकी मीर साहब की बात है, गालिब की बात है। गालिब की एक तो गालिब के बारे में ये बहुत समस्या हो गई हमारे आज के दौर में कि हर कोई पोइट्री गालिब के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर उनके नाम से लगा दी जाती है कि गालिब ने कहा था, चचा गालिब के। और बड़ा बड़ा दुख होता है कि कई बार तो हम लोग मजाक भी करते हैं, गालिब होते तो अपना सारा दीवान उठा के पहले इनके सिर पर मारते। तो गालिब के साथ क्या हुआ और गालिब किस तरह फेमस, उनकी पूरी जर्नी क्या है, कुछ किस्से गालिब के अगर आप बता सकें। जी हाँ, तो गालिब जो, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जितनी भी आप पोइट्री इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं, जी गालिब ने लिखी थी या गुलजार साहब ने लिखी थी, उन्होंने नहीं लिखी थी। वो आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ताकि आप उनको लाइक कर सके, उनके पेज व्यूज़ बन सके, उनके मैसेज और फाले जा सकें, उनका चैनल सब्सक्राइब हो सके, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। गालिब का जीवन बहुत दर्दनाक रहा है। गालिब के पिताजी की मृत्यु बहुत ही शुरुआती, जब वो बचपन में ही उनकी हो गई थी। उनका जो आप बोलें बचपन है वो उनके नाना साहब के घर उन्होंने अपना गुजारा। अच्छा। गालिब जो थे, उनके पिताजी की पेंशन और उनके नाना जी की भी, जिनके नाना जी का जब देहांत हुआ, उनकी भी कुछ पेंशन आती थी जिनसे वो अपना घर चलाते थे। अंग्रेज़ी सरकार जब आई तो गालिब की पेंशन जो है वो उन्होंने रोक दी। तो गालिब जो है, गालिब जीवन भर उस पेंशन के लिए लड़ते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने वकील तक रखने की कोशिश करी, वकील की फ़ीस तक भी वो उन्होंने दिया, पर वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। और उस कांस्टेंट बेचैनी में वो लिख रहे हैं लगातार। वो एक कारण था। देखिए, गालिब ने अमीरी नहीं देखी। गालिब ने उधार लेके वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। जीवन भर वो लड़ते रहे। वो यहाँ तक कि दिल्ली से कलकत्ता, उस ज़माने में तो जी आपका वो भी नहीं होता था, क्या कहते हैं, ट्रेन्स भी नहीं होती थी आपकी, रेलवे भी नहीं होती थी। तो उस ज़माने में दिल्ली से वो कलकत्ता, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार की वहाँ कुछ जनरल वनरल वहाँ पे बैठते थे, जहाँ पे उनको जाके अपनी अर्ज़ी देनी थी, अपनी दरख्वास्त देनी थी। और वहाँ पे भी नदी के सहारे एक नाव से जाना बहुत आसान था। बैलगाड़ी के सहारे दिल्ली से सफ़र करना पैदल और बैलगाड़ी के सहारे कलकत्ता तक बहुत मुश्किल था। नाव में जाना आसान था, पर नाव के भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो गालिब जीवन भर एक तो वो लड़ते रहे अपनी, मैं बोलूँगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। दूसरा जो उनके साथ मुश्किलात ये हुई कि उनको शौक़ था शराब का और कबाब का। अच्छा, ठीक है, कबाब खाया करते थे वो और शराब का उनको शौक़ था, पर वो भी वो उधार मांग के पीते थे। और गालिब ने अपने कुछ शेरों में अपने आप को जैसे कि कहा कि अपने आप को भी कोसा है कि तू उधार पी पी के शराब पीता है, तुझे तो जूतियाँ पड़नी ही चाहिए। अच्छा, तो अपने आप पे वो व्यंग कसते थे। तो पर उधार उनका काफ़ी बढ़ता चला गया। गालिब ने ख्याति भी नहीं पाई थी अपने काफ़ी हद तक अपने जीवन काल में। गालिब आज की डेट में सबसे मशहूर, मैं बोलूँगा, सबसे ज़्यादा शायर है, पर गालिब अपने ज़माने में उनने ख्याति नहीं पाई थी। उसको पॉपुलर नहीं हुए थे। गालिब को दिल्ली, वहाँ पे एक दिल्ली कॉलेज हुआ करता था, दिल्ली इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उनको फ़ारसी का प्रोफेसर भी नियुक्त किया गया। और वो उनके वहाँ के जो वाइस चांसलर थे या जो भी थे वहाँ पे, प्रिंसिपल वगैरह अंग्रेज़ थे, उन्होंने कहा आप मेरे से मिलने आएँ और हम आपको वहाँ नियुक्त करेंगे। तो गालिब पालकी में गए और वो जो अंग्रेज़ साहब थे वो खड़े होकर बाहर गालिब जी से मिलने भी नहीं आए। ठीक है, तो अन्ना पे चोट लग गई? नहीं था, उनके अन्ना पे चोट लग गई। उन्होंने
उनका मानना ये था कि गालिब जी पालकी से उतर के अंदर दफ्तर में आ जाएंगे, और गालिब जी का मानना ये था कि रिसीव करने आइए। तो वो नौकरी ही छोड़ा है, मुश्किलात चल रही है, पैसे की मुश्किल है, तो गालिब छोड़ा है जी, मैं यहाँ पे ऐसी जगह पे नौकरी नहीं करूँगा जहाँ मेरी इतनी इज्जत ना हो। तो गालिब अपने आप में मस्त भी थे। और यही कहा, एक बार उधार ना देने के चक्कर में अंग्रेजी सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, तो उधार चुकाया नहीं था, केस हो गया, अरेस्ट कर लिया। तो वहाँ पे जो अंग्रेजी जनरल बैठा था, वो इंस्पेक्टर जो था, वो कहता है अच्छा जी अपना धर्म बताएं। तो गालिब कहते हैं कि जी मैं आधा मुसलमान हूँ। तो अंग्रेज़ बोला जी आधा मुसलमान क्या है? कह रहा जी, गालिब कहते हैं जी शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता, इसलिए आधा मुसलमान। हाँ, तो गालिब दर्द में भी हंसी ढूंढ लेते थे। सेल्फ पिटी नहीं है गालिब में? सेल्फ पिटी उनके काव्य में है। अच्छा। पर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको नजर नहीं है। उस तरह से उनका रहन सहन वैसा नहीं था। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि गालिब दिल्ली में जब अंग्रेज आगे बहुत आगे ने कब्जा कर लिया, मुगल सल्तनत जो थी वो अब ख़त्म सी थी। एक उनके शायद हम बोलेंगे कठपुतली में आखिरी जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, वो लाल किले में दिल्ली में रहा करते थे। तो वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र खुद बहुत अच्छे कवि थे। तो उनके दरबार में एक कवि थे, बहुत ही उम्दा कवि थे, दिल्ली के कवि थे, शेख इब्राहिम ज़ौक़। उनको छोटे करके ज़ौक़ कहा जाता है। ये लड़ाई का किस्सा जरा बताइएगा। हाँ। तो ज़ौक़ जी जो थे, ज़ौक़ बहादुर शाह के पसंदीदा शायर थे। उनको दरबार में रखा गया। उनको दरबार का चीफ जो कहते हैं, शायद मेरा ख्याल से उसको मुख्य कवि उनको उनका नाम दिया था, उसका नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, नजमुद्दौला दबीर मुल्क जो भी है। तो वहाँ पे वो रहते थे, तो उनकी बहुत कदर करते थे। अब गालिब जो थे, शेख इब्राहिम ज़ौक़, वो शराब भी नहीं पीते थे, वो चाय पीते थे। उनका मानना ये था कि किसी स्त्री की भी अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी बहुत सहज ढंग से होनी चाहिए। गालिब जो थे वो अपने मजे में कोई फॉर्मेलिटी नहीं, और ज़ौक़ काफ़ी तहजीब वाले, सोफिस्टिकेटेड करीने से सब कुछ है। अच्छा। तो उनको गालिब पसंद नहीं थे, उनकी हरकतें। हाँ। तो एक मरहा की बात है कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ पालकी में बाज़ार से गुजर रहे थे। तो गालिब वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, आराम से चाय पे चुस्कियाँ ले रहे थे। तो जब ज़ौक़ वहाँ से गुज़रे तो लोगों ने कहा गालिब जी से कि कुछ करें। तो गालिब बोलते हैं बना है शाह का मुसाहिब। शाह का मुसाहिब मतलब जो शासक हैं, जो बहादुर शाह जफ़र है उनका खास। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। और बस इतना बोल दिया कि जी आप शाह के मुसाहिब हो, साहब के खास हो, आप तो इतराते हुए फिर रहे हो। ज़ौक़ को ये बात खटक गई, और ज़ौक़ ने जाके बहादुर शाह जफ़र से शिकायत करी। और शिकायत में अगली बार जब एक मुशायरा हुआ तो बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि मुझे सुनने में है कि कुछ जो शायर हैं वो ज़ौक़ साहब का मजाक उड़ा रहे हैं, बाज़ार में खिल्ली उड़ाते हैं उनकी। तो उन्होंने गालिब से पूछा कि आपने ऐसा कुछ कहा, आपने कोई पंक्ति बोली थी? तो गालिब मना तो कैसे करते, बोली तो थी। तो गालिब कहते जी हाँ बोली थी। अच्छा। तो बहादुर शाह जफ़र कहते कि आप ये क्यों बोला आपने? अब गालिब भी दरबार में जगह बनाना चाह रहे थे अपनी, अभी ज़ौक़ के मुकाबले के तो वो नहीं थे। तो कहते जी ये मेरी कविता है। तो उनको लगा कि बहादुर शाह जफ़र उसके बाद कहेंगे अच्छा कविता थी, आपकी कविता सुना रहे थे तो आप चुप रहिए, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा जी कविता है तो सुनाइए। अच्छा। तो कहा यह जाता है, सच किसी को पूरा नहीं पता, पर कहा यह जाता है कि गालिब ने उसी वक्त ही कविता जहन में सोची और इसका जो पहला शेर है उन्होंने बोला, ऐसे इसको शेर में तब्दील किया कि बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता,
वगरना इस जहां में गालिब की आबरू क्या है। उन्होंने शेर अपने ऊपर ले लिया कि मैं जो हूँ, मैं जो बादशाह का खास बन के इतराता हूँ, वरना इस ज़माने में मेरी इज्जत ही क्या है। तो वो शेर जो है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और ये भी कहा जाता है कि जब ये शेर उन्होंने सुनाया तो ज़ौक़ खुद तालियां मार मार के वो खड़े हो गए। उन्होंने भी दाद दी कि बहुत ही बेहतरीन शेर था ये। तो काफ़ी नोक झोंक चलती रहती थी ज़ौक़ की, गालिब की। ज़ौक़ के देहांत के बाद गालिब फिर बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में मुख्य कवि बने, और तब उनका आप बोलें कि उनको थोड़ा पैसा दरबार से मिलना स्टार्ट हुआ, तो उनसे थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आई। पर उसी वक्त उसी ज़माने में गालिब के 7 बच्चे हुए। अच्छा। उनकी जो बेगम थी, उमराव नाम था उनका, तो उनकी 7। और वो समझती नहीं थी उनकी पोएट्री? हाँ जी, कम समझती थी, और वो बहुत ही भगवान में विश्वास रखने वाली, अल्लाह में विश्वास रखने वाली वो स्त्री थी। तो और गालिब, जैसे वो बुरा मानते थे कि गालिब शराब भी क्यों पीते हैं। तो गालिब, तो उनके पर 7 बच्चे हुए। 7 का देहांत हो गया शायद 2 साल की उम्र से पहले। कोई भी बच्चा उनका 2 साल का भी बड़ा नहीं हो पाया। तो अगर आप सोचें कि एक इंसान जो कर्जे पे जी रहा है और जिसके 7 बच्चों का देहांत हो जाए, जिसने कोई ख्याति नहीं पाई, टैलेंट की कमी नहीं थी उनमें, पर टैलेंट की भी पहचान नहीं हो पा रही थी, पर उन्होंने कभी हौसला नहीं हारा। तो अगर आप उनके किस्से सुने तो हमेशा हंसते ही रहते थे गालिब। 1857 का जब गदर हुआ, जब दिल्ली में लूटपाट हुई, गालिब ने देखा। गालिब को भाग के अपने दोस्त के यहाँ भी रहना पड़ा, पर फिर भी उनके एक मुँह भोले भाई थे, उनका भी उसमें देहांत हो गया। जो दिमाग से, जिनको दिमागी बीमारी थी, गालिब उनका भी ख्याल रखा करते थे। पर कोई कमी नहीं थी उनके जीवन में। एक किस्सा और, जैसे अगर मुझे जो याद आता है सुनाऊं, कि गालिब को आम बहुत पसंद थे। अच्छा। गालिब, उनके सबसे प्रिय मित्र जो थे वो हिंदू थे, उनका नाम था बंसीधर। और बचपन में गालिब और बंसीधर साथ में खेल के पैदा हुए। तो बंसीधर जो हैं वो गालिब के लिए आम लेके आया करते थे दूर दूर से। तो एक ज़माने में कुछ दोस्तों के साथ वो आम खा रहे थे, तो उनके एक दोस्त ने, कुछ आम वहाँ पड़े थे वहाँ, तब ये गधा आया और गधे ने आम जो है वो सूंघ के वो चला गया। तो उनका एक मित्र जो है वो व्यंग कसता है, मिर्ज़ा जी, देखा गधे भी आम नहीं खाते। तो गालिब कहते हैं कि जी बहुत ही दुरुस्त फरमाया, गधे ही हैं जो आम नहीं खाते, क्योंकि उनका वो दोस्त आम नहीं खाता था। तो ये था उनका नजरिया। अच्छा, गालिब ने एक बार अपना दीवान, मतलब अपना जो लिखा हुआ है वो एक शेर के बदले कुर्बान करने की एक बार, हाँ जी, क्या किस्सा था? तो बहादुर शाह जफर के दरबार में गालिब थे, शेख ज़ौक़ थे, इमरान ज़ौक़ थे, और एक हकीम थे जिनका नाम था मोमिन खान मोमिन। इनकी अगर आप, और ये तीनों शायरों की मज़ारें भी आज में दिल्ली में मौजूद हैं, तीनों की बहुत उम्दा शायर थे। तो मोमिन खान मोमिन ने एक शेर लिखा था, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। अगर आप इस शेर को समझें तो इसके कई मतलब निकलते हैं। एक दो थोड़ा बताइए, थोड़ा सा। देखिए, इसके कई मतलब ये है कि एक तो ये है कि तुम मेरे पास तब होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई और नहीं है तब तो मुझे याद आते हो। ठीक है। दूसरा इसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि मैं तुम्हें तभी सोचता हूँ जब तुम नहीं होते हो, तुम मुझे तभी याद आते हो। दूसरे कहना मतलब ये भी है कि आप ही मेरे सामने तब आते हैं, आप ही मुझे पे तब करम फरमाते हैं जब कोई दूसरा नहीं होता। मतलब आप, वाओ, एक में वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और एक में आप महत्वपूर्ण है कि आप उनसे इतना प्रेम करते हैं। सुंदर। तो शायद एक में शायर को किसी की ज़रूरत है और एक में शायद किसी और को खुद किसी की ज़रूरत बन रहा है। तो और इसके कई मतलब निकल सकते हैं। और कई किताबों में जब इसका तर्जुमा या इसकी ट्रांसलेशन होती है तो उसमें अलग अलग मतलब दिए जाते हैं। पर ये कहा जाता है कि ये शेर गालिब, इतना दम था एक शेर में कि गालिब ने कहा मोमिन खान से कि मोमिन, ये आप शेर मुझे दे दें,
और मैं अपना पूरा दीवान एक जो है वो आपके नाम कर दूँ। फिर क्या हुआ? मोमिन ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने ठुकरा दिया वो ऑफर। अच्छा, कि नहीं शेयर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, शेयर नहीं कि लाड़ आ रहा था गले को। अच्छा, तो जी हाँ, तो ये थे गालिब जी। आखिर में चलते चलते हमने उन सब की बात की है जो अब हमारे बीच शरीर अवस्था में नहीं है, जिनका देह हमारे पास नहीं है, जिनकी देह बीत गई है। लेकिन चूंकि कोई कवि रहता है तो हमेशा ही रहता है, कोई कवि होते हैं तो लेकिन हमारे आज के वक्त में हमारे जो दो वटवृक्ष हैं, दो उम्मीदें हैं, गुलजार साहब और जावेद साहब, उनके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं कि उनकी जर्नी में दोनों के बीच में आप क्या थोड़ी सिमिलरिटी क्या पाते हैं, या दोनों को अगर आप देखें, एनालिसिस करें। जैसे जावेद साहब को तो हमारे यहाँ पे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम हुआ है, ललन टॉप अड्डा हुआ है, बड़ा आशीर्वाद उनका रहा कि वो ललन टॉप को कई बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं और काफ़ी लंबे इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं जादूनामा किताब पर। लेकिन अगर हम गुलजार साहब और जावेद साहब दोनों की जर्नी देखें, उनकी पोइट्री में आपको कहाँ कुछ लगता है कि ये दोनों ने सोचा अलग अलग वक्त में, लेकिन सोचा एक जैसा ही है? पहले तो मैं दर्शकों को बोलूँगा कि आप जावेद साहब और गुलजार साहब दोनों की आप एक तो इंस्टाग्राम पोइट्री छोड़िए, वो बिल्कुल इनकी नहीं है। दूसरा, आप उनका काव्य पढ़िए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अलग शख्सियत हैं। अगर आप इनकी फिल्मी गाने देखें, जो कि असल में कविताएं नहीं हैं, वो गाने ही हैं, पर इन दोनों ने बहुत अच्छी काव्य और कविताएं लिखी हैं, शायरी लिखी है, जो कि फिल्मों में नहीं है। तो उनको ज़रूर पढ़ें, मैंने वो पढ़ी है। मेरा मानना यह है कि जावेद अख्तर साहब दो बिल्कुल ही अलग किस्म के, उनके बीच में दो इंसान बसते हैं, ठीक है। एक जो फिल्मों के लिए गाने लिख रहा है, ठीक है, और जो जावेद अख्तर साहब हैं, वो फिल्म की जो उनकी जब डिमांड आती है तो उससे अपने आप को वैसा वो मोल्ड कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को ढांप लेते हैं वैसा, और वो वैसा जो फिल्म की सीन की डिमांड है उस हिसाब से वो कमर्शियल गाने भी लिख सकते हैं जो शायद इतने उम्दा ना हो, ठीक है। और जब लिखने पे आए तो वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे गाने भी लिख सकते हैं 1942 लव स्टोरी में। तो उनके बीच में दो इंसान बचते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर उर्दू शायर है और एक हिंदी फिल्मी संगीतकार है, और ऐसा कईयों के साथ रहा है। साहिर के शायद इतना नहीं, मजरू सुल्तानपुरी जी के साथ, जो अगेन हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े वो थे संगीतकार, वो ये कहा करते थे, और शायद जावेद अख्तर साहब के लिए भी एक हो, पर सुल्तानपुरी साहब ये कहते थे कि मैं पहले एक शायर हूँ, गीतकार में उसके बाद हूँ। तो मेरा मानना यह है कि जावेद अख्तर के अंदर भी दो इंसान बचते हैं। उनकी शायरी जो नॉन फिल्मी है और जो फिल्मी वो गीत लिखते हैं, उनमें काफ़ी आपको फ़र्क दिखेगा, और वो इतनी उनकी जो शायरी है वो कहीं ज़्यादा डीप है। गुलजार साहब की जो काव्य है, लिटरेचर है, उनकी जो लिखावट है, उसमें इतना फ़र्क नहीं है, पर क्योंकि उनकी जो फिल्मी मेरा मतलब, अगर जावेद अख्तर साहब फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से लिखते हैं, मेरा मानना यह है कि गुलजार साहब की लिखनी के लिए तो फिल्म की सिचुएशन ही बदल दी जाती है। अच्छा। डायरेक्टर गुलजार साहब की लेखनी के हिसाब से शायद फिल्म बनाते हैं। और अगर आप मॉनसून पिक्चर के गाने सुने, और तो आपको पता चलेगा, पुरानी पिक्चरों के गाने सुने। गुलजार साहब की अगर आप नॉन फिल्मी और फिल्मी शायरी उठाएं तो वो आपको सेम स्तर की लगेगी। उसमें ना अनुभव बहुत है पंचेंद्रियों का, माने कि जुबान का, टेस्ट का, चुअन का, सुनने का, बूंद का। तो गुलजार साहब आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जावेद अख्तर साहब बहुत ही मैं बोलूँगा उनका इमेजरी और सिंबॉलिज्म और इन चीज़ों पे, मेटाफर्स पे कम थोड़ा जोर है। वो एक ख्वाब है, उसको वो नदी की शेप गुलजार साहब दे पाते हैं। तो गुलजार साहब एक रिश्ते को धागा बना सकते हैं, एक सोच को हवा बना सकते हैं, एक जान को पंछी बना सकते हैं। तो उनको नेचर से गुलजार साहब की उसमें नंबर 1 मास्टरी, उनसे मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान उससे बेटर लिख सकता है कि नेचुरल जो आपके वातावरण में जो चीज़ें हैं
उससे इंसान और इंसानी जज्बात और इंसान की सोच को कैसे जोड़ना, वो बहुत इसलिए पर्सनल रहता है। और आप सोचते हैं, अब आप एक इंसानी जज्बात को हवा का रूप दे के देखें, एक नदी का रूप दे के देखें, एक पेड़ का रूप दे के देखें, तो आपका सोचना एक सितारों का रूप दे के रखें तो वो बहुत ही अलग है, निरूपित कर देते हैं। हाँ जी। जो जावेद अख्तर साहब हैं वो नेचर का सहारा इतना लिए बिना वो एक इंसानी रिश्ते, इमोशन को और इंसानी रिश्ते और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप चीज़ें हैं उनमें उनकी काफ़ी मास्टरी है। देखिए ये कहना, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, बहुत ही मुश्किल पूछा, तो मैंने जवाब दिया, पर कहीं पे देखिए दोनों ही बहुत ही उम्दा, एकदम हमारी दो सबसे उम्मीद वो रहे हैं, और शायद फ़र्क करना भी ये वो बात हुई कि जी नहीं कंपेयर की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल, मतलब वो बात है कि उनको सेलिब्रेट करें जितना दोनों को, बहुत ही पर अपने हैं, और ये मेरा मानना है। हाँ, अगर आप किसी और का मानना, धारणा कुछ अलग नहीं एकदम बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे अब अंत में, चूंकि बिल्कुल इंटरव्यू के आखिरी में है, बहुत शॉर्ट में तरीके से, जाके हमारे जो युवा दोस्त, जो कॉलेज का एक दोस्त हमारा लिखना चाहता है या लिखना चाहती हैं, जो भी हैं, उनको तो वो उस इमोशन को ग्रैब करना चाहती हैं, उनके पास थॉट है, पर उस थॉट के लिए जो शायरी के बेसिक पैरामीटर हैं, मीटर, बहर, काफिया, है ना, गज़ल, नज़्म, अंतर क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में एक-एक करके आप अगर बताना शुरू करें। देखिए, तो हर भाषा में जो कविताएं होती हैं उनके कुछ रूल होते हैं, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी, जो भी आप इंस्टाग्राम पे पढ़ते हैं, 2 लाइनें किसी के जहन में आई, वो कविता आप कह सकते हैं उसको कविता, पर वो अच्छी कविता नहीं, ठीक है। चाहे आप हिंदी भाषा में कविताएं लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेज़ी में भी लिखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में सोनेट्स होते हैं, अंग्रेज़ी में हाइकू लिखे जाते हैं, उनके अपने अपने लिखने का एक तरीका है। हिंदी में दोहे लिखे जाते हैं, छंद लिखे जाते हैं, पद लिखे जाते हैं, छंद मुक्त कविताएं, तो ठीक है। तो उर्दू के अंदर भी बहुत तरीके हैं। सबसे पॉपुलर जो है वो है, सबसे मशहूर जो है वो है गज़ल, नज़म और शायद रुबाइयाँ। अगर नए जो लोग लिखना चाहते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप और भी बहुत सारे तरह मुखम्मस होते हैं, मसनवियाँ होती हैं, कसीदे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर आज के ज़माने में गज़ल और नज़म, आप ये ही 2 पॉपुलर हैं। आप इन्हीं को पढ़ें, और ये किताब आपको, हमसफ़र किताब, मेरी किताब भी, उसमें आपको बहुत, क्योंकि इस किताब को लिखने का एक उद्देश्य ये भी था कि जो नए शायर हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनमें गज़ल और नज़म में फ़र्क क्या है वो उनसे पढ़ सकें। संक्षिप्त में बताऊं तो गज़ल जो है वो, जब आप बोले शेर होती हैं 2 पंक्तियाँ, तो आपकी 2 पंक्तियाँ हैं, आप उसके बाद फिर 2 पंक्तियाँ लिखिए और फिर 2 पंक्तियाँ लिखिए। ये जो पंक्तियाँ हैं ये एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। और जब आपने ऐसी कुछ पंक्तियाँ लिखनी 2-2 के सेट में, वो आपकी एक गज़ल बन गई। गज़ल के अंदर राइमिंग होती है एंड में, जिसको काफ़िया कहा जाता है और रदीफ़ कहा जाता है। तो काफ़िया और रदीफ़ जब भी आप सुने, गज़ल को राइमिंग सुने, तो वो कोई कविता में राइमिंग सुने, वो काफ़ी हद तक गज़ल होगी। हिंदी संगीत के जो गाने बनते हैं वो गज़लें नहीं होती, उसका लिखने का एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पैटर्न है। वो धुन पर है, वो धुन पर है। कौन धुन पे हैं? फिल्मी के गाने जो हैं वो धुन पे बिठाए जाते हैं, और उनमें, और गज़ल के अंदर जैसे कि जो पहला शेर होता है गज़ल का, उसमें दोनों पंक्तियों में, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, उसके अंदर सेम राइमिंग होती है, ठीक है। पर उसके बाद के जो शेर होते हैं उसमें से दूसरी पंक्ति में राइमिंग होती है। तो ये कुछ एक है, थोड़े से डिफरेंस, मुश्किलात नहीं है। गज़लें जो हैं, अगर आपको कुछ गज़लें जो हैं वो मुशायरों से पॉपुलर हुई क्योंकि उसमें एक सस्पेंस बंधता है। आप एक पहली पंक्ति बोलते हैं, फिर आप थोड़ा ठहरते हैं और लोग अपने जहन में सोचते हैं कि आगे क्या आने वाला है, और जब आप फिर दूसरी पंक्ति बोलते हैं, आप बहुत बार देखेंगे, आप खुद भी कभी बोलते होंगे वाह 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 वाह। तो गज़लें जो बनी हैं वो एक लोगों के साथ मिल के एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। तो अगर आप एक ऐसे कवि हैं जो कि मुशायरों में जाना चाहते हैं, जो स्टैंड अप माइक के आगे खड़ा होना चाहते हैं, कॉलेज में, स्कूल में सुनाना चाहते हैं, तो आप गज़लों पे ध्यान दें। ठीक है। क्योंकि गज़लें
गाई जाती हैं, जितने भी गायक थे, पंकज उदास, जगजीत सिंह जी, राहत फ़तेह अली खान साहब, हाँ, तो ये सारे जितने भी लोग हैं ये गज़लें ही गाते थे। तो ये है नज़म जो है, नज़म में किसी भी तरह की राइमिंग नहीं होती। नज़म भी कई तरीके की है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट नज़म जो है, नज़म एक ठहराव के बैठ के पढ़ने की चीज़ है। गालिब साहब, आपने जैसे गुलजार साहब की बहुत सारी आपने शायरी सुनी होगी, मूवीज़ में भी सुनी होगी, गानों में भी सुनी होगी। एक जैसे मैं उनकी नज़म बोलना चाहूँगा, इसको सुने आप। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। जुलाहा होता है जो आपका कपड़ा बुनाई का काम करता है कपड़े का। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, कब से तुझको देखा है एक तागा बुनते, जब कोई तागा टूट गया या ख़त्म हुआ, फिर से बांध के एक और सिरा आगे बुनने लगते हो। तेरे इस तागे में लेकिन एक भी गांठ गिरह बंतर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन इसकी सारी गांठें, सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं यार जुलाए। मुझको भी तरकीब सिखा एक यार जुलाए। अब आप इसमें देखें, इसमें पंक्तियां नहीं है, एक कॉन्टिन्यूशन में एक पोएम है, और इसमें आपका वाह वाह हर 2 शेर के बाद नहीं निकलेगा, और इंडिपेंडेंट नहीं है ये पंक्तियाँ, और ये ठहराव है, ये बैठ के सोचने वाली, सुनने वाली एक कवि है, कविता है। तो ये होती है नज़में। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग बैठ के पढ़ें और उसकी डेप्थ में जाएं, तो नज़म आपके लिए है। अगर आपके लिए, देखिए, काफ़िया के लिए आपकी शब्दावली भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको राइम करना है, उसको सुनने में बिल्कुल वैसा लेके आना है, तो आपको आपकी शब्दावली भी काफ़ी उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, जो कि बहुत लोगों की नहीं होती किसी भी एक भाषा में। पढ़ने से धीरे धीरे आती है, कोई भी भाषा हो उसके अंदर। पर अगर आपको लगता है, चाहे हिंदी में लिख रहे हैं, चाहे उर्दू में लिख रहे हैं, हिंदी उर्दू काफ़ी हद तक समांतर भी है, 80 उसमें 70 से 80% जो शब्द हैं वो सेम ही हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी उसमें आप काफ़ी काबिल हैं, तो आप गज़ल से भी शुरुआत कर सकते हैं, पर ये फ़र्क है। और काम में आपका मन लगता हो तो ही। अंत में बहुत ख़राब लगता है जब मेरे प्यारे पंकज और आलिश मुझे कैमरे पर ये बताते हैं कि वक्त ख़त्म होने को आ रहा है, और ये वक्त बीत रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं इसको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इस किताब के बारे में हमने कुछ बात की है। अब आप जाकर के इन सब शायरों पर जिन पर बात हुई, आप उन्हें जाकर के यूट्यूब पर या स्पॉटिफाई पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर या किताबों के ज़रिए भी, सबका अपना कुल्लियात या दीवान, उनका लिखा, उनका बोला मौजूद है, आप उस सबको सुने। हितेश जी, मुझे बहुत सुख आया। मुझे ऐसा लगा साहित्य मेरे लिए ननिहाल की तरह है, जहाँ जाकर मैं धमा चौकड़ी मचा सकता हूँ, जहाँ जाकर मैं चुपचाप बैठ सकता हूँ, शांति से कोने में रो सकता हूँ, और दोपहर में नंगे पाँव भी कभी गली पर दौड़ सकता हूँ, क्योंकि मामा डांटेंगे, मारेंगे नहीं। तो उस तरह राजनीति से ये एक साहित्य की किताब वाला था, जिसमें हमने शायरों पर बात करी, उनकी जर्नी पर बात करी, उनके किस्सों पर बात करी, उनके लिखे, उनके बोले, उनके विचार, उनके सोचे पर बातचीत की। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके मन में जो अपने फेवरेट शायर की फेवरेट लाइन आ रही हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हितेश जी को धन्यवाद दें कि उन्होंने किताब लिखी है। आप देख रहे थे दी ललन टॉक।